ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स आरबीएसई। आज हम आपको सदिश गुणन के बारे में बताएंगे। सदिश गुणन का अर्थ क्या होता है, सदिश गुणन को हम कहाँ पे काम में लेते हैं और सदिश गुणन के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सदिश गुणन, दो सदिश जो दे रखे हैं आपको, मान लीजिए सदिश ए और सदिश बी अशून्य सदिश हैं, तो इनके बीच में जो सदिश गुणन है वो इस तरह से परिभाषित किया जाता है, ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर। ठीक है, यानी सदिश गुणा जो है वो क्रॉस वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सदिश गुणा क्रॉस वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। और क्योंकि जब हम ये गुणनफल करते हैं दो सदिशों के बीच, तो हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है। सदिश राशि प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे सदिश गुणन कहते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब गुणा किया तो ये आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, ये तो एक अदिश राशि है, ब्रैकेट के अंदर जो एक राशि है वो अदिश राशि है, और इसको सदिश बनाने के लिए हमने एन कैप से इसको गुणा किया है, एन कैप इसके साथ लगा दिया है। तो ये जो एन कैप है ये इकाई सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश। ठीक है, तो इससे मापांक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस गुणनफल को एक दिशा प्राप्त हो जाती है। दिशा प्राप्त हो जाने का मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है अब ए वेक्टर और बी वेक्टर सदिश के लंबवत सदिश है। ठीक है, तो इससे ये सदिश बन गया, और क्रॉस के कारण, क्योंकि हम प्रोडक्ट के रूप में क्रॉस को यूज कर रहे हैं, इसलिए इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कहो, गुणन क्रॉस प्रोडक्ट कहो, क्रॉस गुणन कहो, या फिर इसको आप सदिश गुणन कहो, एक ही बात है। ठीक है, और ये परिभाषित होता है ऐसे, ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मापांक, बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा और एन कैप के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर हम इसका पूरे का मापांक ले लें, ये समीकरण संख्या 1 है, इसका पूरे का मापांक ले लें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक बराबर हो जाएगा मापांक ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का साइन थीटा एन कैप का मापांक। ठीक है, और ये फिर बराबर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर और बी वेक्टर साइन थीटा है। ठीक है, ये बराबर हो गया इसके। ठीक है, अब इसका हम ज्यामितीय विवेचन करें, मतलब ज्यामितीय रूप से इस सदिश गुणन का अर्थ क्या होता है ज्यामितीय। तो इसकी ज्यामितीय व्याख्या अगर हम करें तो ऐसे समझिए कि ये है आपका ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच में कोण थीटा है, तो इसको हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया। इसको हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद हमने यहाँ से इसके लंब डाल दिया, ये लंब। ठीक है, तो ये ए बी सी और डी ऐसे। ठीक है ना, तो अब ये AC से थीटा, ये एंगल क्या है थीटा, ये परपेंडिकुलर डाला, सी से हमने इसको हमने एम नाम दे दिया। ठीक है, अब ये CM जो है CM, ये CM जो है ये हाइट हो गई, CM हाइट हो गई किसकी, ऊंचाई हो गई इसकी समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो AB जो है AB बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड A। ठीक है, और AC बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड B। और इधर से अगर हम देखें CM, तो CM बराबर CM परपेंडिकुलर है, तो CM बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड B साइन थीटा। CM बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड B साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण का मतलब AC का मतलब मैग्नीट्यूड B। ठीक है, तो साइन यानी साइन थीटा बराबर CM बटे मैग्नीट्यूड B। ठीक है, तो इससे साइन थीटा बराबर आएगा मैग्नीट्यूड CM बटे मैग्नीट्यूड B, तो इससे CM बराबर आ जाएगा मैग्नीट्यूड B साइन थीटा। ठीक है, अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख दें तो ये आएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर मतलब ए बी, और इसके बाद ये जो बी वेक्टर साइन थीटा है, ये दोनों मिलकर के
मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा ये मिलकर के क्या बनाता है, सीएम बनाता है। तो पुनः सीएम, तो सीएम क्या है, हाइट है, ऊंचाई है सीएम, सीएम हाइट है, तो ए बी गुना सीएम, ठीक है। और देखिए आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई समांतर चतुर्भुज के अंदर, समांतर चतुर्भुज के अंदर आधार गुना ऊंचाई क्या हो गया आपका, क्षेत्रफल हो गया किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जब ज्यामितीय रूप से हम देखते हैं, जब ज्यामितीय रूप से हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, जैसा कि हमने ये ज्ञात किया। तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बराबर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मापांक के, ठीक है। अब इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मान लीजिए इसको त्रिभुज बना देते हैं, एक त्रिभुज इसमें से बना देते हैं हम ये, ठीक है। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर हो जाएंगी, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, समांतर चतुर्भुज या फिर त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, ठीक है, आसन्न भुजाएं हैं। समांतर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, जहां ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बताते हैं सदिश गुणनफल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सदिश गुणनफल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से तथ्य हैं, ये आप देखिए। तो सदिश गुणनफल के महत्वपूर्ण तथ्य, अब इसमें कोण का बहुत महत्व होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट है, यदि थीटा बराबर क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है या फिर 180 डिग्री हो जाता है। थीटा का मान यदि 0 डिग्री हो जाए या फिर कितना हो जाए, 180 डिग्री, तो फिर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए का मापांक सदिश बी का मापांक साइन थीटा और एन कैप, ठीक है। तो क्योंकि थीटा का मान कितना है, 0, तो साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मापांक ए मापांक बी गुना 0 एन कैप बराबर 0, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणनफल बराबर 0। तो 0 थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है, ये समझना है हमें। थीटा बराबर 0, तो इससे क्या कह सकते हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, ठीक है। अब थीटा बराबर 0 कब होता है, थीटा बराबर 0 का मतलब उन दोनों सदिशों के बीच में कोण क्या हो, 0 डिग्री का। तो या तो दोनों एक ही सदिश हो, या तो दोनों क्या हो, एक ही सदिश हो, या फिर दोनों समांतर सदिश हों। समांतर सदिश हों तब भी उनके बीच का कोण कितना होता है, या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री यानी पाई होगा, ठीक है। तो दो सदिश जब समांतर सदिश होते हैं तभी उनका सदिश गुणनफल क्या होता है, 0। या फिर जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल 0 हो तो दोनों सदिश कैसे होते हैं, समांतर सदिश। तो ये लिख सकते हैं हम, दो समांतर सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों ही अशून्य हैं, दोनों कैसे हैं, अशून्य,
दोनों अशून्य हैं। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो समांतर सदिशों के लिए ये शून्य होगा। यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो, शून्य हो, शून्य सदिश हो, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होते हैं, समांतर सदिश होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहली महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब दोनों सदिश कैसे हों, समांतर सदिश हों। ठीक है, अगर दोनों में से कोई सा भी एक सदिश शून्य सदिश है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परिभाषित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शून्य सदिश के लिए कोण थीटा परिभाषित नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि शून्य सदिश केवल बिंदु होता है, उसका कोई मापांक नहीं होता। तो अब हम अगला महत्वपूर्ण तथ्य लेते हैं। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है, थीटा का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री, तब हम देखिए यदि थीटा बराबर क्या हो जाए, 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है भाई, सबको पता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान किसके बराबर होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा और एन कैप, इसमें हमने साइन 90 बराबर 1 रख दिया। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक गुणा 1 गुणा एन कैप, ये होगा। ठीक है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, मापांक ए वेक्टर का बी वेक्टर का मापांक एन कैप। और यदि हम ज्ञात करें क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक ज्ञात करें, तो ये मापांक होगा ए वेक्टर के मापांक का बी वेक्टर के मापांक का एन कैप का। ठीक है, एन कैप का मापांक इकाई होता है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक बराबर हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है ना, तो ये तब है जब दोनों सदिश कैसे हों, लंबवत सदिश हों। ठीक है, उस कंडीशन में हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी लंबवत सदिश का मतलब दोनों के मध्य जब कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, तब ऐसा होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि यदि समान सदिश का हम सदिश गुणनफल लें, समान सदिश का हम सदिश गुणनफल लें, यानी ये तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य समझो आप, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ज्ञात करें, तो ये आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। यहाँ थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि हम एक ही सदिश की बात कर रहे हैं, समान सदिश की बात कर रहे हैं। समान सदिश मतलब खुद का खुद से जो है कितना कोण होगा, 0 डिग्री होगा। तो हम 0 रख देंगे यहाँ पे। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और साइन 0 और एन कैप, साइन 0 का मान 0, तो इससे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0, ये आएगा। समान सदिश का सदिश गुणनफल बराबर 0 होता है। ठीक है, समान सदिश का सदिश गुणनफल कितना होगा, 0। अब आप इस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से देख सकते हैं कि ए वेक्टर आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर 0 होगा। ऐसे ही जे कैप क्रॉस जे कैप भी क्या होगा, 0। के कैप क्रॉस के कैप भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन आई कैप क्रॉस जे कैप हमको ज्ञात करना है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री और एन कैप। ठीक है, और साइन 90 का मान कितना होता है, इकाई होता है। साइन 90 का मान इकाई, आई कैप का मान इकाई, जे कैप का मान इकाई, तो क्या होगा भाई, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर एन कैप, बराबर क्या आएगा, एन कैप। अब एन कैप क्या है, एन कैप क्या है, आई कैप और जे कैप के लंबवत, आई कैप और जे कैप के लंबवत, और आई कैप और जे कैप के लंबवत क्या होता है, के कैप होता है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर हो गया के कैप। ठीक है, और ऐसे ही हम ज्ञात कर सकते हैं जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप और के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप। तो इस तरह से ये 6 रिजल्ट जो हैं, ये महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं, इनको भी हमें
वो जो देनी है याद करके रखना है, ठीक है। ये हम थोड़ी देर में काम में देने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा भाई, ये समझिए कि आप ये चौथा था ना, ये चौथा जो है महत्वपूर्ण तथ्य जो है हम बता रहे हैं, चतुर्थ वाला महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हमने बताया था कि ए वेक्टर का मापांक, बी वेक्टर का मापांक sin थीटा और n कैप के ऊपर ध्यान दीजिए। n कैप जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत जो है, लंबवत दिशा में इकाई सदिश है। तो यदि हम क्या करें कि हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ज्ञात करना चाहें, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कौन तो समान रहेगा, कौन तो रहेगा समान, लेकिन n कैप की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। n कैप की दिशा क्या हो जाएगी, माइनस n कैप हो जाएगी, माइनस n कैप हो जाएगी। तो इससे हो जाएगा ये ए वेक्टर बी वेक्टर का मापांक sin थीटा n कैप, और इस सब के आगे क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, इन सब के आगे माइनस का चिन्ह। ये आपको पता है कि ये तो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसलिए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस चिन्ह के साथ में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि जब हम गुणन की दिशा परिवर्तित कर देते हैं, क्रम परिवर्तित कर देते हैं, तो चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएगा, चाहे उसकी वैल्यू, उसका मान समान रहे, लेकिन उसका चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, ठीक है। तो इससे इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर माइनस के कैप, और के कैप क्रॉस जे कैप बराबर माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर माइनस जे कैप। ये हमने इससे लिखा है, ये हमने लिखा है इससे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे रिजल्ट जो हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो रिजल्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। ये जब हम सदिश गुणन की गणना करते हैं तब उसमें ये महत्वपूर्ण रिजल्ट हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये एक और महत्वपूर्ण जो है तथ्य हो गया आप लोगों के सामने। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सदिश गुणन है इसको घटकों के रूप में लिखते हैं, कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए सदिश गुणन का घटकों में रूपांतरण, सदिश गुणन का घटकों के रूप में रूपांतरण। सदिश गुणन का घटकों के रूप में, घटकों के रूप में रूपांतरण, ठीक है। घटकों के रूप में रूपांतरण कैसे करेंगे, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम घटक के रूप में मान लेते हैं। ए वेक्टर को हमने मान लिया कि a1 आई कैप है, ठीक है, b1 जे कैप है और c1 के कैप है, और बी वेक्टर को भी ऐसे मान लिया, बी वेक्टर को भी ऐसे मान लिया हमने, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, ऐसे हमने मान लिया। तो अब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप के साथ में। तो क्या आएगा भाई, a1 a2 आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस a1 b2 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस a1 c2 आई कैप क्रॉस के कैप प्लस b1 a2 आई जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस b1 b2 जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस b1 c2 जे कैप क्रॉस के कैप, और लास्ट भी आएगा c1 a2 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस c1 b2
के कैप क्रॉस जे कैप प्लस C1 C2 के कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, तो ये आपका गुणनफल आएगा घटकों के रूप में, किसका? ए वेक्टर और बी वेक्टर का। इसके बाद देखिए इसका मान शून्य होता है, इसका मान भी शून्य होता है, इसका मान भी शून्य होता है, तो इन तीनों का मान तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे देखो, A1 B2 I कैप क्रॉस J कैप बराबर K कैप प्लस A1 C2 I कैप क्रॉस K कैप, I कैप क्रॉस K कैप माइनस J कैप प्लस इधर आ जाते हैं B1 A2 J कैप क्रॉस I कैप बराबर K कैप प्लस B1 B2 B1 C2 J कैप क्रॉस K कैप बराबर I कैप। ओके, J कैप I J माइनस K कैप और लास्ट में क्या आएगा C1 A2 K कैप क्रॉस I कैप बराबर J कैप प्लस C1 B2 K कैप जो क्रॉस J कैप बराबर माइनस I कैप और ये हो गया शून्य। तो ऐसे 3 पद तो शून्य हो गए और 6 पद अशून्य है। अब हम I J और K वाले जो पद हैं उनको हम इकट्ठा करके रखते हैं। तो I कैप वाला पद इकट्ठा करते हैं, तो I कैप का पद जो है ये 2 पद हैं I कैप के, B1 C2 माइनस B2 C1 I कैप प्लस माइनस J कैप कॉमन ले लेंगे, तो A1 C2 माइनस C1 A2 J कैप प्लस K कैप वाला पद A1 B2 माइनस A2 B1 K कैप। ठीक है, तो इस तरह से आएगा ये। अब क्या करेंगे देखो, ये आया आपका गुणनफल घटकों के रूप में। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका होता है कि ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में परिवर्तित हो सकता है। तो डिटरमिनेंट में कैसे लिखेंगे देखो, बराबर यहाँ लिख रहा हूं मैं, इधर ये आ जाएगा। ठीक है, तो I कैप J कैप और K कैप। इसके बाद A वेक्टर के कंपोनेंट A1 B1 C1 और इसके बाद B वेक्टर के कंपोनेंट A2 B2 और C2। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं क्या, A वेक्टर और B वेक्टर को कंपोनेंट यानी घटकों के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका A वेक्टर यानी सदिश गुणनफल को घटकों के रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, इसके बाद हम याद करते हैं देखो, अब हमें याद करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जबकि उस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ले रखे हों, शीर्ष बिंदु दिए हुए हों, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जबकि शीर्ष बिंदु दे रखे हों, शीर्ष बिंदु दिए गए हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल बोल सकते हैं इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल जबकि शीर्ष बिंदु दिए हों, शीर्ष बिंदु दिए गए हों, तो कैसे याद करेंगे देखो, मान लीजिए कि ये त्रिभुज आपको दे रखा है, ये A B और C, इसका स्थिति सदिश A वेक्टर, B का स्थिति सदिश B वेक्टर और C का स्थिति सदिश C वेक्टर। ठीक है, तो इनके स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। ठीक है, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर और उसका मापांक। ठीक है, मतलब यदि AB वेक्टर और AC वेक्टर दो इसकी आसन्न भुजाएं हों, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स हों, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होगा 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर के। ठीक है, तो अब हम यही याद करेंगे, बराबर क्या होगा 1/2 गुना AB वेक्टर याद करेंगे। देखो AB वेक्टर देखिए क्या होगा, AB वेक्टर बराबर B वेक्टर का स्थिति सदिश, B वेक्टर का स्थिति
सदिश बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का स्थिति सदिश ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ऐसे ही ए सी वेक्टर ज्ञात करेंगे तो ए सी वेक्टर होगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये दोनों हम यहाँ पे रख देंगे, इधर रखेंगे तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और इसका सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब इसका हम गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो 1/2 गुणा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, अब हमने ज्ञात किया था कि जब समान सदिश का सदिश गुणनफल करते हैं तो उसका मान 0 के बराबर होता है। मतलब हमने ज्ञात किया था कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वही हम करेंगे 1/2 गुना बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को लिखेंगे हम माइनस 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 प्लस हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिशा बदल जाएगी। ऐसे ही ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को लिखेंगे हम सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये होगा आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, जबकि उसके शीर्ष बिंदु दिए गए हों। ठीक है, तो शीर्ष बिंदु यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है शीर्ष बिंदु के स्थिति सदिश, तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगला सवाल लेते हैं। देखो, इसको मिटा देते हैं। अब अगला जो इसका महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कि 3 बिंदु यदि संरेखीय हों, 3 बिंदु यदि संरेखीय हों, तब यदि ए बी सी 3 बिंदु समरेखीय हों, समरेखीय मतलब एक ही रेखा में हों, तब क्या होगा, तब त्रिभुज तो बनेगा नहीं। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो गए तो त्रिभुज बनने वाला नहीं है। त्रिभुज नहीं बनने वाला मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आधा बराबर 0, या फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, शर्त होती है जबकि 3 बिंदु कैसे हों, समरेखीय हों। ठीक है, तो ये आपका स्थिति मतलब ये आपका था सदिश गुणनफल के बारे में सब कुछ। ठीक है, अब इसमें कुछ सवाल हैं इसके, तो वो सवाल आप हल कर सकते हैं। इसमें से एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण संख्या ले लेते हैं हम, उदाहरण संख्या 21 ले लेते हैं इसका। ठीक है, उदाहरण संख्या 21। क्या कहता है, देखो उदाहरण संख्या 21। उदाहरण संख्या 21 कहता है कि सिद्ध कीजिए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 1/2 एसी वेक्टर क्रॉस बीटी वेक्टर द्वारा दिया जाता है, जहां एसी तथा बीडी इसके विकर्ण है। विकर्ण दे रखे हैं एसी और बीडी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज है, ठीक है, तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ऐसे आप बना सकते हैं इसको, ए बी सी और डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, देखो अब कैसे याद करेंगे इसका क्षेत्रफल। इसमें एक संगत भुजा एसी और एक संगत भुजा त्रिभुज 21वां उदाहरण है। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर
त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं सबको पता है, 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर प्लस ऐसे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल भी कैसे ज्ञात करेंगे, 1/2 AD वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। ठीक है, तो 1/2 बाहर ले लेंगे, AC वेक्टर भी बाहर ले लेंगे, तो बचेगा क्या, AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर। AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर बराबर DB वेक्टर, 1/2 गुना AC वेक्टर क्रॉस DB वेक्टर। ठीक है, तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के पदों में, उसके दिए गए विकर्णों के पदों में।